हाँ, तो 10th क्लास के बच्चों, ये आपके हिस्ट्री का बुक है और चैप्टर नंबर कौन सा है ये? 3। चैप्टर नंबर ये आपका 3 है। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? भूमंडली हिंदी में कहते हैं भूमंडलीकरण, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ये है आपके हिंदी में। तो भूमंडलीकरण क्या होता है? क्या हम भूमंडलीकरण को वैश्वीकरण कह सकते हैं? मतलब क्या हम ग्लोबलाइजेशन को ही हम वैश्वीकरण, वैसे तो हिंदी में कहते ही हैं, ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण हिंदी में एक ही शब्द है। इसके अलावा आपको ग्लोबलाइजेशन है। इंग्लिश में क्या नाम है चैप्टर का? मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो वैश्वीकरण, जब ग्लोबलाइजेशन की बात आती है तो हमने आप लोगों को एक डेफिनेशन याद करवाया था कि व्हेन एंटायर वर्ल्ड कम्स एट अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म वेयर दे आर मिक्स सोशली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली, दिस टर्म इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ये मैंने आप लोगों को पहले भी रटवाता रहता हूँ लाइन को। तो वैश्वीकरण की बात आते ही हम ये सोचते हैं कि पिछले 50 ईयर्स में जो कुछ बदलाव आया है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, सोशली, कल्चरली, ये सारा कुछ जो भी बदलाव आया है उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। नहीं, लेकिन ये चैप्टर आपको बताएगा कि वैश्वीकरण सिर्फ पिछले 50 सालों से इसका संबंध नहीं है, बल्कि सैकड़ों साल कह लो तब से है इसका। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस किस प्रकार से पूरी दुनिया का भूमंडलीकरण हुआ है, पूरी दुनिया में वैश्वीकरण हुआ है। तो पूरी दुनिया में व्यापार के द्वारा भूमंडलीकरण हुआ है, ग्लोबल हुआ है। ये पूरा वर्ल्ड जो ग्लोबल बना है वो ट्रेड से, जर्नी से, ट्रैवल से, इसके अलावा टेक्नोलॉजी की खोज से, इन सब के कारण हुआ है। इतिहास में आप जाओगे तो बहुत सारे यात्री, पुजारी, व्यापारी, तीर्थयात्री, ये सब पूरी दुनिया में घूमे हैं, गए हैं। तो आप सोचोगे कि कोई तीर्थयात्री कहीं गया, उससे भूमंडलीकरण का क्या लेना देना, वो उससे ये वर्ल्ड ग्लोबल कैसे हो गया? जी नहीं, इससे पूरी दुनिया ग्लोबल हुआ है। आप सिर्फ उसे यात्रा समझ रहे हो, व्यापार समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया जो है वो तीर्थयात्रियों से भी ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब, भूमंडलीकरण का मतलब क्या? कि आपके पास जो विचार है वो विचार दूसरी जगह भी फैल जाए। जो आपके पास जो संसाधन है वो दूसरी जगह भी जाए। इन्हीं को बोलते हैं ना हम। जैसे आज आप वैश्वीकरण में पढ़ते हो, चीन का माल इंडिया में बिक रहा है, इंडिया का माल चीन में बिक रहा है। तो दोनों जगह पर में सब व्यापारी अपना अपना सामान बेच सकते हैं बिना रोक टोक के। उसको बोलते हैं वैश्वीकरण। ये आप लोग पढ़े होंगे। तो संसाधनों और विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? यस। तो वो तो तीर्थयात्री लोग कहीं जाते होंगे, पुजारी कहीं गया, लेखक कहीं गया, किसी भी काम से आप कहीं गए, किसी से बात किए तो विचारों का आदान प्रदान हुआ ना। विचार का आदान प्रदान होगा, उसमें से जो कुछ बातें आपको अच्छी लगी वो आप सीख लोगे। तो हो रहा है ना, यहाँ वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड ग्लोबल हो रहा है, पूरी दुनिया ग्लोबल बन रहे हैं। मान लो उस टाइम प्राचीन काल में ले लो, आज तो जाते ही हैं, धड़ल्ले से देख रहे हो, हवाई जहाज में सीटें नहीं मिलती हैं दूसरे देश में जाने के लिए। लेकिन पहले दूसरे देश में जाना बहुत मुश्किल काम होता था, क्योंकि हवाई जहाज नहीं था तो लोग सिर्फ नाव से जाते थे। 3-3 महीना, 6-6 महीना लग जाता था समुंदर पार करके
इजिप्ट, ग्रीक और मिस्र सब में जाना, क्योंकि इजिप्ट मिस्र में कई सारे बीमारियों का इलाज था, तो पूरी दुनिया के लोग वहाँ जाते थे। तो अगर आप इलाज कराने भी गए हो तो वहाँ 10, 20, 30 दिन रहोगे। सोचो मैं आज कल कोलकाता जा रहा हूँ और वहाँ पर 3 महीने रहकर आप इलाज कराओगे, क्योंकि वहाँ कोई डॉक्टर फेमस है जो आपके रोग को ठीक कर सकता है, तो आप वहाँ चले जाते हो और वहाँ 3 महीना रहते हो। तो उस 3 महीने में क्या करोगे? क्या वहाँ का भोजन नहीं खाओगे? वहाँ का भोजन खाओगे, वहाँ के लोगों से बात करोगे, वहाँ के कोई एक हो सकता है 3 महीने में कोई बातचीत करने वाला इतना मिल जाए कि आपको उससे दोस्ती हो जाए। किराए पर 3 महीने के लिए कमरे लोगे तो उस मकान मालिक से बातचीत हो जाएगी। तो वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ों को सीख कर आओगे और आपके पास जो कुछ रहेगा, जैसे दिल्ली के या आप जम्मू कश्मीर के हो तो आपके पास जो कुछ होगा वो भी कोलकाता के वहाँ के लोगों को बातों बातों में और बात करते हुए आपके विचार और आपके चीज़ों का भी उन्हें पता चलेगा। आप भी तो बताओगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ही अच्छा ये डिश है, आज मैंने बनाया है, आप भी खा के देखो। तो ये सारा प्रक्रिया किधर की ओर जा रहा है? भूमंडलीकरण की तरह जा रहा है। दुनिया ग्लोबल बन रही है। तो आइए अब हम जानेंगे कि ये पूरी दुनिया ग्लोबल कैसे बनी। तो आप लिखना, ये पूरी दुनिया निम्नलिखित तरीके से ग्लोबल बनी। ये पूरी दुनिया ग्लोबल कैसे बनी? तो ये पूरी दुनिया निम्नलिखित तरीके से ग्लोबल बनी। पहला, रेशम मार्ग, सिल्क रूट। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सिल्क रूट को पढ़ना। ये सिल्क रूट क्या था? सिल्क रूट एक मार्ग था, एक रास्ता, हाईवे कह सकते हो, जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन तीनों महाद्वीपों को ये जोड़ते थे। ये रास्ता, इस रास्ते से लोग दूर दूर तक अपना व्यापार करने जाते थे और उस टाइम में सिल्क रूट इतना बिजी रहता था कि ट्रैफिक जाम हो जाता था। मार्को पोलो यात्री थे, ट्रैवलर थे। इब्न बतूता ट्रैवलर थे। इसके अलावा अलबेरुनी, वो भी एक ट्रैवलर थे। वो लोग सिल्क रूट से ही भारत में आए थे। तो सिल्क रूट एक मार्ग था। अब देखो, सिल्क रूट एक मार्ग था लोगों के व्यापार करने के लिए, आने जाने के लिए। तो लोग जहां भी जाएंगे व्यापार करने के लिए, वहां 2 मिनट में तो व्यापार नहीं हो जाता। वहां शायद 6 महीने रुके होंगे, अपना व्यापार किए होंगे, यहाँ का भोजन के बारे में वहाँ के लोगों को बताए होंगे। फिर वहाँ के लोग जो है वहाँ से उठकर वहाँ का कुछ भोजन आपको अच्छा लगा होगा, तो वहाँ का भोजन आप वहाँ से लाए और अपने देश में एक दुकान खोला और वो भोजन बनाकर आप बेचने लगे। तो हो गया ना दुनिया ग्लोबल। तो सिल्क रूट ने भी दुनिया को ग्लोबल बनाया है और वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण करने में मदद दिया है। आगे है भोजन की यात्रा, स्पेगेटी और आलू। देखो, आलू की खोज कहाँ हुई? कुछ लोग आपको अफ्रीका बोलेंगे कि इसमें वहाँ पर हुआ था। केला के बारे में भी कहा जाता है कि अफ्रीका में ही इसका खोज हुआ था। दरअसल में आलू की खोज आयरलैंड में हुआ था। आयरलैंड में आलू गरीबों का सबसे मुख्य भोजन था और आलू ने भी पूरी दुनिया को जोड़ने का काम किया। और स्पेगेटी अफ्रीका में हुआ था। ये भी शकरकंदी की तरह होता है, शकरकंदी का ही एक ब्रांच है ये स्पेगेटी। और आज भी वहां देखोगे ये डंठल जैसे होता है, उसको उबाल करके और फिर तरह तरह के वो लोग डिश बनाकर अफ्रीकन लोग खाते हैं। दूसरी बात, स्पेगेटी हो या आलू हो, ये झटपट तैयार हो जाता है। आप आलू को उबाल लो, नमक डाल के खा सकते हो। गरीबों का मुख्य भोजन ही यही था। और दूसरी बात कि ये सिर्फ 60 दिनों में ही आपको दे देता है। फसल भी 60 दिनों में हो जाता है। हालांकि मैच्योर होने में 90 दिन लगता है, लेकिन 60 दिनों में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप उखाड़ उखाड़ के खाने लगो। 90 दिन तक छोड़ोगे तो बड़ा बड़ा आलू हो जाएगा।
तो आयरलैंड, क्योंकि और उस समय में स्पैघेटी और आलू अमीर लोग नहीं खाते थे और कोई उसे छूना भी नहीं चाहते थे। लेकिन आज के दौर में देखो, आयरलैंड से ये आलू उठकर पूरी दुनिया का हर एक भोजन, हर एक सब्जी का आज मुख्य अवयव है। और उस टाइम सिर्फ गरीब लोग 2-2 महीने तक सिर्फ आलू खा के ही जिंदा रहते थे और अमीर वही किशमिश, काजू, बादाम, ये सब चीज़ें अमीर सोचते थे हम ये खाएंगे, आलू खाएंगे तो हम गरीबों में और दरिद्रों में गिनती हो जाएगी। मतलब ऐसा कि जैसे उन्हें आलू से कोई छुआछूत की बीमारी लग गया हो। नेक्स्ट है अब विजय, बीमारी और व्यापार। क्या विजय यानी कि एक देश ने दूसरे देश पर विजय प्राप्त कर लिया, जीत लिया, उसे अपना गुलाम बना लिया, तो क्या ये भी भूमंडलीकरण करने में मदद दिया है? विक्ट्री इज ऑल्सो द कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। यस, विजय भी हुआ है। अब आप उदाहरण से आप सीख लो कि इंग्लैंड वालों ने हम पर क्या किया, विजय प्राप्त कर लिया, हमें अपना गुलाम बना लिया। लेकिन जब वो यहाँ आया तो उससे हम क्रिकेट भी तो सीख गए ना, तो दुनिया ग्लोबल हुई ना। क्रिकेट हम उनके ही आने से सीखे। वो ऑफिसर लोग क्रिकेट खेलते थे और हम भारतवासी उसे देखते थे शुरू में, और फिर हम धीरे धीरे खेलने भी लगे। कोई लगान पिक्चर आप देखे होगे तो देखोगे आरे तिरछे अरवाहे चरवाहे सब उस लगान में क्रिकेट मैच की टीम बनाकर खेल रहा है। भुवन नाम है कैरेक्टर, वो था उसका कैप्टन। बीमारी, क्या बीमारी ने भी दुनिया को ग्लोबल बनाया है? हाँ, बीमारी ने भी दुनिया को ग्लोबल बनाया है। देखो, एक बीमारी फैली, रिंडर पेस्ट बीमारी अफ्रीका में। अब बीमारी फैलने से लोग वहां तो रहेगा नहीं, सब भाग भाग कर अमेरिका आ गए। और जब अमेरिका आए तो वो अफ्रीका की संस्कृति अमेरिका में लेकर आए और अमेरिका की भी संस्कृति अपना लिए। तो हुआ ना पूरी दुनिया ग्लोबल, बीमारी के कारण भी। यानी कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह चला गया और वहां के संसाधन और वहां की वस्तुओं का प्रयोग करके अपना जीवन जीने लगा, तो ग्लोबल हो गया। विजय तो बता ही दिया। कहीं भी कोई भी देश अगर विजय प्राप्त करता है तो निश्चित है कि वहां पर वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मशीन, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी उत्तम बुद्धि को भी वहां ले जाता है और वहां के लोग वो सब चीजें सीख जाते हैं। क्या व्यापार ने भी ग्लोबल बनाया? यस, व्यापार ने भी ग्लोबल वर्ल्ड बनाने में मदद किया है। कैसे? तो देखो, अगर व्यापार करने जाते हैं तो अभी मैंने बताया आपको कि अगर आप कहीं पर व्यापार करने जाते हो तो वहाँ पर कुछ दिन रुकोगे, वहाँ का कुछ खाना खाओगे, वहाँ के लोगों से बात विचार करोगे, फिर आप वापस अपने देश आओगे और वहाँ के जो कुछ सीख कर आए हो वो यहाँ प्रयोग करोगे। तो इसी को बोलते हैं दुनिया का ग्लोबल हो जाना, भूमंडलीकरण हो जाना। तो इन सब चीज़ों से कहीं भी व्यापार करने कोई जाता है, बंदूक खरीदेगा, बंदूक बेचेगा, तो बंदूक मान लो कि अमेरिका में बड़ा उत्तम किस्म का बंदूक था, है ना, उसकी नॉलेज लेकर आप यहाँ आ गए, फिर अपनी फैक्ट्री लगाए, तो इस तरीके से दुनिया भूमंडलीकरण हो जाती है। अब हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी में आकर के क्या बदलाव हुआ और भूमंडलीकरण होने में बड़ी तेजी आई 19th में आकर। तो 19वीं सदी में जब हम लोग कदम रखे तो बड़ी तेजी से वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण फैला। और पहले थोड़ा थोड़ा हो रहा था, विजय से, व्यापार से, आलू से, स्पैघेटी से, लेकिन अब बड़ी तेजी से फैल रहा था। भूमंडलीकरण बड़ी तेजी से हो रहा था, बड़ी तेजी से वैश्वीकरण फैल रहा था। क्यों? क्योंकि 19वीं सदी में आकर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से विकास काफी ज्यादा 19वीं में ही हुआ। और इन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास ने पूरी दुनिया का काया पलट करके रख दिया और इतनी तेजी से अब पूरी दुनिया एक हो गया। आज देख लो, सोशल साइट्स का जमाना है। आप अमेजन पर यहाँ घर बैठे अमेरिका से सामान खरीद लो,
तो ये टेक्नोलॉजी के विकास ने ना एक जादू कर दिया भूमंडलीकरण होने में, और पूरा वर्ल्ड अचानक सा 100 साल के अंदर ही बिल्कुल पूरी तरह से जुड़ गया है। अभी भी अगर कुछ देश वैश्वीकरण में नहीं है तो वो शायद ज़्यादा गरीब होंगे या और ताकतवर और आर्थिक रूप से मजबूत देशों को टक्कर नहीं दे पा रहे होंगे, इसलिए वो वैश्वीकरण में नहीं आए हैं। लेकिन देर सवेर वो भी आ ही जाएंगे। लेकिन इंटरनेट तो वहाँ भी होगा। अब इंटरनेट है तो आप ग्लोबलाइजेशन में हो या नहीं हो, लेकिन इंटरनेट आपके देश में चलता है तो आप ग्लोबलाइजेशन में तब हो, क्योंकि आप पूरी दुनिया की बातें देख रहे हो, जान रहे हो। आज कोई भी बात वायरल होने में 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में। और एक टाइम था जब हमें इंग्लैंड पहुंचने में 3 से 6 महीना लग जाता था, क्योंकि हम शिप से या नाव से जाते थे। बहुत 3 महीना तो आम बात थी। आज भी अगर आप शिप से कहीं जाते हो अमेरिका तो 15 दिन लग ही जाएगा, अगर शिप से जाओगे तो। कुछ तेज गति वाला होगा जो कम समय में पहुंचा दे, लेकिन 15 दिन लगभग लग ही जाता है। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, इसकी चीज़ों को आते ही, यानी कि तकनीकी विकास के आते ही विश्व आर्थिक व्यवस्था का उदय हो गया। विश्व अर्थव्यवस्था का उदय क्यों हुआ? औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। कैसे हुआ? विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण हुआ, मतलब औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ। 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति आया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों आया, कहीं और क्यों नहीं आया? इसका आंसर आप लोगों को देना है। देखो, इंग्लैंड में ही औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ क्योंकि सबसे पहली बात तो उसके व्यापार के लायक छिछला समुद्र था उसके पास, यानी कि जो उसका समुद्र का जो तट है वो व्यापार के लायक है। दूसरा, उनकी जो नेवी थी वो सशस्त्र मजबूत थी, जिस वजह से उनका व्यापार अच्छा चलता था। तीसरा, मोस्टली जितनी भी आप औद्योगिक क्रांति में जिन मशीन या अन्य वस्तुओं का प्रयोग होता है उस सबका आविष्कार इंग्लैंड में ही हुआ है, चाहे वो लालटेन का हो या इंजन का हो। जेम्स वॉट ने इंजन का आविष्कार किया तो वो सब कुछ इंग्लैंड में ही हुआ है, या ऑर्कराइट कॉर्टराइट बंधु सब हो। ये सारे आविष्कार सब, जो या स्पाइनिंग जेनी मशीन आया जिस पर 8000 तकलियां एक साथ चल सकती थी। इंजन बन गया था तो अब कपड़ा बुनने में इंजन का प्रयोग, हस्तकरघा हैंडलूम से चीज़ें पावरलूम में बदल गई। और इस तरीके से इंग्लैंड में ही ये सब कुछ हुआ। और आप बृहद आंसर ढूंढ सकते हो। तकनीकी की भूमिका, अब देखते हैं कि तकनीकी ने कैसे दुनिया को एक करने में मदद किया। देखो, पहले क्या होता था कि लोग चले गए अफगानिस्तान, वहाँ पर में वो बकरा या अन्य चीज़ें खरीदेंगे और उसको लाकर यूरोप या अमेरिका में बेचते थे। लेकिन तकनीकी आने से पहले गरीबों के पहुंच में मांस मछली नहीं था, ये अमीरों का ही शान था। क्योंकि अगर मान लो अफगानिस्तान से बकरे लेकर चले और एक बकरे की वजन 20 किलो था और उसे शिप में रखकर वो पहुंचेगा अमेरिका 3 महीने बाद। अब उतना खाना तो समुंदर में है नहीं बकरी के लायक, कुछ कुछ खिलाते हुए उसे जिंदा रख के ही ले जाओगे, तो ऐसे में बकरी का वजन 3 महीने में 20 किलो से 10 किलो हो गया। अब वहां पर खरीदा था आपने या 5 किलो रह गया, खरीदा था वहां पर आपने 400 रुपये किलो। अब यहां पर आकर वो कैसे बिकेगा? क्योंकि 20 किलो खरीदा था 400 रुपये, वजन बकरे का बच गया 10 किलो, तो अब तो आप 10 किलो में ही अपना पूरा रकम निकालोगे, तो रकम आपको 400 रुपये किलो की जगह उसे 800 रुपये किलो बेचोगे। इसलिए गरीबों के पहुंच से में ये मांस या ये सब नहीं होता था, मीट सब उनके पहुंच में नहीं था। लेकिन अब सोचो, तकनीकी आ गई। तकनीकी आने से क्या फ़ायदा हुआ? तकनीकी मतलब फ्रिज।
अफगानिस्तान में, श्रीलंका में बकरा खरीदा और वहीं उसका वध कर दिया गया, काट दिया गया और मीट को फ्रिज में रख दिया गया। अब 3 महीना रखो या 4 महीना रखो फ्रिज में मीट को, वो तो उसका वजन तो कम होगा नहीं। और अब उसे सीधे तौर से आप यहाँ आकर बेचोगे तो तकनीकी आने के बाद गरीबों तक भी मीट मांस उनके पहुंच में भी आ गया, क्योंकि तकनीकी के विकास से चीजें सस्ती हो गई। अब मान लो ये तो मीट का था एग्जाम्पल, तकनीकी आ गई कपड़ा मिल में। पहले लोग एक परिवार के 4 सदस्य 1 हफ्ते तक मेहनत करते थे तो उनको कितना मिलता था? तो कपड़ा मिल आ गया, उसमें तकनीकी आया। पहले क्या होता था कि 4 घर के सदस्य मिलकर 1 हफ्ते मेहनत करने में सिर्फ 4 मीटर कपड़ा ही बना पाते थे, तो वो तो पूरे हफ्ते का मजदूरी उसी 4 मीटर पर जोड़ेगा, तब ना उसको खाना मिल पाएगा। लेकिन अब स्पाइनिंग जेनी तकनीकी आने से 1 घंटे में 8000 मीटर कपड़ा बन रहे थे। तो अब कपड़ा क्या होगा? सस्ता बिकेगा कि नहीं बिकेगा? तो वही कपड़ा, वही वस्त्र अब गरीबों तक के पहुंच में हो गए। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा तुरंत बन जा रहा है, तो मालिक उसे पूरे हफ्ते भर का अपनी मजदूरी क्यों जोड़ेगा? वो मजदूरी कम जोड़ेगा, वस्तु सस्ता हो जाएगी। तो ये था तकनीकी की भूमिका। इसके अलावा उपनिवेशवाद, ये दुनिया को भूमंडलीकरण करने में उपनिवेशवाद ने भी मदद किया है। कॉलोनलिज्म, हमने आप लोगों को कॉलोनलिज्म, इंपेरियलिज्म ये सब बता रखा है। तो उपनिवेशवाद ने किस तरीके से पूरी दुनिया को भूमंडलीकरण किया, ग्लोबल किया? तो देखो, उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि कोई भी ताकतवर या शक्तिशाली देश किसी नए जगह पर वहां पर अपना कॉलोनी बसाता है, यानी कि दूर दराज और अन्य देशों से लोगों को उठाकर ले जाता है और वहां पर बसाता है, वहां पर उसे जीना सिखाता है, उन्हें खेती करना या अन्य सब कुछ वहां पर बसाकर सिखाता है। तो जब एक बहुत सारे व्यक्ति या बहुत सारे नागरिकों को भारत से उठाकर कहां पर बसाया गया? फिजी में, वेस्ट इंडीज में, कनाडा में, इन सब जगह पर में भारतीयों को जाकर बसा दिया। तो यहां से भारतीय जब वहां गए तो हो गया ना भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण मतलब क्या? अब कहीं भी जाकर बस जाओ, कहीं भी किसी का भी विचारधारा को अपनाओ, वहां के वस्तुओं का, संसाधन का प्रयोग करो, यही तो है भूमंडलीकरण। इसलिए आपको उपनिवेशवाद ने भी विजय तो किया ही। विजय पाना मतलब साम्राज्यवाद फैलाना, साम्राज्यवाद चलाना। उपनिवेशवाद मतलब अपना उपनिवेश बसाना। उपनिवेश को इंग्लिश में कॉलोनी कहते हैं। तो इंग्लैंड का ये काम सबसे ज्यादा था, जगह जगह पर जाकर अपना वो कॉलोनी बसाता था। वेस्ट इंडीज को देख लो, भारतीयों से भरा हुआ है आज भी। फिजी में तो 54% भारतीय रहते हैं। कनाडा में देख लो तो लगभग 42-43% भारतीय लोग अब हो गए हैं, वहां पर बहुत ज्यादा लोग हो गए हैं। तो इस तरीके से आपको उपनिवेशवाद भी पूरी दुनिया को भूमंडलीकरण करने में मदद दिया है। उसके बाद है आपको रिंडरपेस्ट और प्लेग नामक बीमारी। क्या रिंडरपेस्ट और प्लेग नामक बीमारी ने पूरी दुनिया को भूमंडलीकरण करने में मदद किया है? लिखना हाँ, पूरी दुनिया को भूमंडलीकरण करने में रिंडरपेस्ट और प्लेग जैसे बीमारियों ने मदद किया है। कैसे? तो बता दिया आपने कि रिंडरपेस्ट अफ्रीका में फैला था, प्लेग यूरोप में फैला। यूरोप से लोग भाग भाग कर एशिया के देशों में आकर बसने लगे, क्योंकि प्लेग और रिंडरपेस्ट बीमारी की कोई इलाज ही नहीं था। तो लोग वहां से भागे और भाग करके दूसरे जगहों पर बसे जहां प्लेग नहीं था। तो बताओ, क्या बीमारी ने भूमंडलीकरण नहीं किया? हाँ जी, बीमारी ने भी भूमंडलीकरण किया। तो और ये रिंडरपेस्ट और ये मवेशी प्लेग सब बीमारी 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट बड़ी तेजी से पहले तो मवेशियों में फैला और उसके बाद इंसानों में। सारे इंसान अफ्रीका से भाग करके अमेरिका
महादेश में आकर सिर्फ अमेरिका मतलब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महादेश है, कॉन्टिनेंट है, उसके विभिन्न देशों में जाकर ये लोग बस गए। इसलिए अमेरिका में आप देखोगे अश्वेत लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, काले लोगों की संख्या, अफ्रीकन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और प्लेग ने भी प्लेग यूरोप में भी फैला है और अफ्रीका में भी फैला था। तो इन बीमारियों से लोग भागकर दूसरी जगह जाने लगे और वहाँ पर अपना बसने लगे, वहीं रहने लगे। अब भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, देखो भारत जो है वो और अफ्रीका, ये दो अफ्रीका में बहुत सारे देश है, लेकिन एशिया में भारत है। तो भारत के लोगों को देखोगे कि कई सारे देशों में बहुत ज़्यादा है। अफ्रीका में पता है, सॉरी अमेरिका में, अमेरिका के एक लुजियाना स्टेट है, उसमें 10 लाख भारतीय हैं अकेले एक लुजियाना में। पेंसिल्वेनिया में भी है और भी जगह पर है, लेकिन लुजियाना में सबसे ज़्यादा है भारतीय। फिजी में सबसे ज़्यादा है, वेस्ट इंडीज में सबसे ज़्यादा है, कनाडा में सबसे ज़्यादा है, और भी जगहों पर भारतीय, जहाँ देखो भारतीय मिल जाएंगे आपको। कैसे हुआ ये कि इंग्लैंड वालों ने इन्हें उठाकर श्रमिक के रूप में ले गए, और इन लोगों को ना जानते भी नहीं थे, नाम भी नहीं जानते थे। इन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर ले गए, श्रमिक बनाकर ले गए, अफ्रीका भी ले गए। अफ्रीका में भी बहुत भारतीय मिलेंगे, तभी ना साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किया था, देख रहे हो यहाँ आपके फोटो पिक्स में भी है कि यहाँ पर अफ्रीका के जंगलों में, बागानों में कोकोआ की खेती हो रही है, कोको की खेती, और इस कोको से चॉकलेट बनाया जाता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो वहाँ पर कैरिबियाई यानी कि अफ्रीकन कंट्री में ले गए इनको, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, मॉरिशस और फिजी। और इनको नंबर, इंग्लैंड के लोग इन भारतीय श्रमिकों को नंबर के नाम से जानते थे। ये इनके परिवार वाले को कभी 200 रुपये 400 रुपये दे करके और कहे कि ये अब 2 साल बाद आएगा। और इनको देखो फोटो में, आपको यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, फोटो में देखोगे सबके सिर्फ नंबर प्लेट लगे हुए हैं, नाम भी नहीं जानता था। परिवार को क्या बोला था अंग्रेजों ने कि हम आपको 2 साल बाद ये आ जाएंगे, 2 साल का आपको हमने तनख्वाह दे दिया परिवार को। ये बड़ा खुश कि मेरा परिवार को रकम मिल गई, वो जिएंगे, मैं काम कर लूँगा कहीं भी, क्योंकि भारत में काम धंधा तो लोगों को मिलता नहीं था। लेकिन गुयाना हो, मॉरिशस हो, फिजी हो, वेस्ट इंडीज हो, इन सब जगहों पर ले जाकर इन मजदूरों को 2 साल बाद वापस ही नहीं लाया अंग्रेजों ने। क्या किया? वापस ही नहीं लाया। ये लोग वहीं पर में रह गए। क्या करते, कहाँ जाते, समुंदर पार करके कैसे अपने देश आ जाते, अपना परिवार छूट गया। और फिर वहीं के औरतों से ये लोगों ने शादी करके और फिर अपना जीवन शुरू किया। तो वही है, आप वेस्ट इंडीज में जाओ, उसके क्रिकेट टीम को देख लो। वेस्ट इंडीज के क्रिकेट टीम में आधे क्रिकेटर देखोगे, आधे क्रिकेटर के जो नाम हैं वो नाम भारतीय नाम मिलेंगे, राम नरेश सरवान, ये सब ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे, क्योंकि ये भारतीय लोग ही थे। ये अंग्रेजों ने बहुत बड़ी इनका अपना परिवार छुड़वा दिया। अपना परिवार छोड़ने पे क्या करेगा इंसान को, तो फिर भी जिंदा रहना ही पड़ता है। तो वो वहीं पर शादी ब्याह कर लिए। इसलिए वेस्ट इंडीज, गुयाना, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, कनाडा, ये सब भारतीयों से भरे पड़े हैं। इन सारे जगहों पर उस टाइम अंग्रेजों का ही कब्जा था, अंग्रेजों का ही अपना बोलबाला था। अब प्रश्न उठते हैं कि आपने जितने भी देखे कि भारतीय लोग श्रमिकी होते थे, गरीब होते थे, उठाकर ले गए और वहाँ पर छोड़ दिया, तो क्या ये श्रमिक लोग भूमंडलीकरण करने में मदद किया? हाँ किया, क्योंकि वो लोग वहाँ जाकर बस गए, वापस तो अपने परिवार के पास आए नहीं, तो वहाँ पर बस करके और फिर अपनी जिंदगी शुरू कर दी। पूरी दुनिया भूमंडलीकरण होने लगा। तो क्या हमारे भारत में उस टाइम जो है सब गरीब लोग ही थे, श्रमिक ही थे? नहीं, यहाँ पर लिखा है विदेश में भारतीय उद्यमी, यानी कि फॉरेन में इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। हाँ, उस समय आपको ये 2 नाम याद रखना, पेपर में आएगा।
उस समय में बहुत बड़े बड़े बैंकर्स थे हमारे देश के, जो अमेरिका में बैंक जाके खोले थे। सिर्फ हम श्रमिक ही नहीं थे, मजदूर ही नहीं थे, वहाँ जाकर बड़े बड़े कंपनियां ये लोग खोले थे बैंक। उसमें से कुछ साहूकार सेठ लोग थे जो बैंकर्स थे, शिकारपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टई चोट्टियारो, नट्टू कोट्टई चोट्टियारो और शिकारपुरी श्रॉफ, ये सब वहां पर बड़े बड़े बैंकर थे, अपना बैंक खोले थे, लोगों को कर्जा देते थे, उस पर ब्याज कमाते थे और तब वो वापस भारत में आकर अपना धनवान बन जाते थे। अब आप टाटा को ले लो, अंबानी को ले लो, ये सब अमीर कैसे बने? ये लोग सबसे ज्यादा अमीर बने चीन में व्यापार करके। टाटा, अंबानी, ये सब चीन में अन्य देशों में जाकर बैंक खोले, बड़े बड़े व्यापार किए, इंग्लैंड में बैंक खोले। ये नहीं था कि सिर्फ हम गरीबी और श्रमिक और मजदूर ही थे, कई सारे लोग अमीर थे, पैसे वाले थे, बुद्धि वाले थे, वो कहीं भी जाकर के अच्छा व्यापार करके और फिर जब वापस आए तो वो धनवान हो गए। अब हम लोग कहते फिरते हैं ये लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया? अरे ये विदेशों में जाकर इतना व्यापार करके वापस आए और तब धनवान बने हैं। भारतीय लोग व्यापार करने के लिए दूर दूर जाते थे। उपनिवेशवाद तो मैंने आपको समझा ही दिया और इस तरीके से एक वैश्विक व्यवस्था कायम हो गई। आज पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर है, एक वैश्विक अवस्था में है और जब चाहो जो चाहो आपको सूचना मिल जाती है कि क्यों? क्योंकि भूमंडलीकरण हो चुका है। भूमंडलीकरण क्यों हुआ, किस किस कारण से हुआ, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। यही नहीं, व्यापार करने के लिए लोग अपना पूरा परिवार लेके ही कभी कभी चले जाते थे दूसरे देश में। यहाँ कुछ काम धंधा है ही नहीं अपने देश में, तो पूरा परिवार लेकर ही लोग कहाँ चले जाते थे? विदेश में। वहीं पर अपना आपने गोल्ड रश का नाम तो सुना होगा, जब पूरी दुनिया से लोग अमेरिका पहुंचने लगे सोने की खुदाई के लिए, तो आपने अपने इतिहास के बुक में देखा होगा वो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी को ही घर के रूप में चेंज कर दिया है। उनमें खिड़की से ना दो बच्चे ऐसे मुंह करके देख रहे होंगे, उनका परिवार उसी में रहता है और फिर पिता बाहर निकलकर दिन भर मिट्टी खोदकर सोना निकालते हैं। गोल्ड रश था, उससे भी पूरी दुनिया में भूमंडलीकरण हुआ है। इसके अलावा क्या महायुद्ध, मतलब क्या महायुद्धों ने भी किया है? तो हम अब उसको जो है अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे, बहुत लंबा हो गया और फिर उसको इसको आपका जो ये थर्ड चैप्टर था ना, थर्ड चैप्टर में सेकेंड लेसन तक पढ़ा दिया है। अब देखेंगे कि महायुद्ध यानी कि विश्व युद्धों ने या युद्ध सब ने किस तरीके से ग्लोबल किया है, भूमंडलीकरण होने में किस तरीके से मदद किया है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अभी इतना ही रखें। ओके, ये पार्ट 1 है। अब सेकेंड पार्ट में हम आपको आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे इसी चैप्टर का, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व का भूमंडलीकरण होना। ओके, थैंक यू। हाँ, तो क्लास 10th के बच्चे, ये आपके हिस्ट्री इतिहास का बुक है, चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ये था इंग्लिश में नाम। और कहा जाए तो ये आपका तीसरा चैप्टर है आपके, और हमने पहले पार्ट में ये पढ़ा कि पूरी दुनिया में भूमंडलीकरण कैसे हुआ। पूरी दुनिया में भूमंडलीकरण रेशम मार्ग से हुआ, स्पेघेती से हुआ, आलू से हुआ, विजय, बीमारी, व्यापार से भी भूमंडलीकरण हुआ। इन सब चीज़ों को हम पढ़ते रहे। फिर तकनीकी ने भी भूमंडलीकरण किया, उपनिवेशीकरण ने भी भूमंडलीकरण किया, साम्राज्यवाद ने भी भूमंडलीकरण किया, ये रिंडरपेस्ट और मवेशी प्लेग जैसे बीमारी भी दुनिया को एक करने में मदद किया। इसके अलावा भारत के जो अनुबंधित श्रमिक सब थे,
उनको फिजी, वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका ले जाकर वहीं छोड़ दिया गया, वो लोग वहां बस गए, उससे भी भूमंडलीकरण हुआ। भारत के विदेशी उद्यमी थे जैसे शिकारपुरी श्रॉफ, नट्टू कोट्टई चोट्टियारो, ये सब भी विदेश में जाकर बैंक खोले और ये सब कुछ भूमंडलीकरण करने का जिम्मेदार था। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जब भूमंडलीकरण हो रहा था, पूरी दुनिया एक हो रही थी, ऐसे में हमें महायुद्ध का भी सामना करना पड़ गया। जब भूमंडलीकरण हुआ, जिन जिन वजहों से भूमंडलीकरण हुआ वो सब आप लोगों को पता है। तो जब भूमंडलीकरण हुआ तो अर्थव्यवस्था सबकी अच्छी हो गई, सबकी अर्थव्यवस्था तरक्की किया, सबकी जीडीपी अच्छी हो गई, तकनीकी विकास आ गया था। आपने पढ़ा कि गरीबों तक भी अब मांस मछली गरीब भी खा सकते थे, नहीं तो गरीब तो आलू खा के ही जिंदा रहते थे। यानी कि तकनीकी आने से, चाहे उपनिवेशवाद से, साम्राज्यवाद से, औद्योगिक क्रांति से, सब कुछ से अर्थव्यवस्था तो अच्छा हुआ, यानी कि जीडीपी बढ़ी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। लेकिन ये पूरा वर्ल्ड ग्लोबल होते होते अचानक सा वो युद्ध की तरफ, महायुद्ध की तरफ बढ़ गया। अब देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध का खात्मा भी हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था में, जानते हो, बड़ी तेजी थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि युद्ध के दौरान अर्थव्यवस्था गिर गई, नहीं, बहुत तेजी थी। क्यों? लोगों को बहुत काम धंधा मिलते थे, या तो सैनिक में भर्ती हो जाओ या फिर मिसाइल की, गोली की, बंदूक की फैक्ट्रियां चल रही थी। काम तो इतना था कि दिन रात काम करना पड़ता था। काम इतना था कि बाद में महिलाओं को भी लाना पड़ा काम के क्षेत्र में। जानते हो, प्रथम विश्व युद्ध जो था वो महिलाओं के स्थिति में सुधार का एक वरदान माना जाता है कि अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो महिलाओं में इतनी सुधार नहीं होती, महिलाओं की जिंदगी नरक ही रहती। अब बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पुरुष अधिकांशतः तो युद्ध के क्षेत्र में थे। अब यहां फैक्ट्रियों में मिसाइल या फिर गोलियां, बंदूक जो बनेंगे, बम बनेंगे, उसमें कौन काम करेंगे? पुरुष तो है ही नहीं, सब तो युद्ध के फ्रंट पर में युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसे में महिलाओं को बुलाया गया फैक्ट्री में। और यही नहीं, आपने 9th में पढ़ा था, जहां पर महिलाएं जॉर्जेट और कॉर्सेट पहन करके एक नरक की जिंदगी जी रही थी। उन्हें घर में एक आइटम समझा जाता था। इंग्लैंड जैसे जगह पर, जहां पर औरतों को घर में सजाकर रखना, जॉर्जेट और कॉर्सेट पहनाना, जो कई तरह की बीमारियों को बुलावा देता था, उस स्थिति में महिलाएं थी। लेकिन वही जॉर्जेट कॉर्सेट वाली महिलाओं को अब फैक्ट्री में लाया गया काम करने के लिए। अब जॉर्जेट कॉर्सेट में तो वो काम नहीं कर सकती थी फ्रीली, तो उनको हाफ पैंट दिया गया, फुल पैंट भी नहीं, फुल नहीं। यानी कि महिलाओं की जिंदगी में काफी सुधार हुआ, उन्हें काफी आजादी मिली। प्रथम विश्व युद्ध महिलाओं के लिए अच्छा था। अब युद्ध तो खत्म हो गया। 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ वो खत्म हो गया। बचा क्या? तो युद्ध खत्म होने के बाद कुछ बचा ही नहीं, अर्थव्यवस्था तहस नहस। अब युद्ध के दौरान खूब सारी फैक्ट्रियां बनी, खूब सारे मिसाइल बन रहे, बंदूक बन रहे, सबको काम इतना मिल रहा था कि महिलाओं को 2-2 शिफ्ट में डे नाइट फैक्ट्री में काम करते थे। लेकिन अब युद्ध खत्म तो क्या गोली बंदूक बनेगी? क्या मिसाइल बनना है? सारी फैक्ट्री बंद और सबके सब बेरोजगार हो गए। अब शुरू हुई भुखमरी। युद्ध काल में तो अर्थव्यवस्था तरक्की कर रहा था हर एक देश का, और युद्ध के खात्मे के बाद कुछ भी नहीं बचा किसी के पास भी। हर एक तरफ भुखमरी, बेरोजगारी, भूख से तड़पते लोग,
ये सब था। युद्ध के बाद इन लोगों ने कोशिश किया कि सुधार करें, लेकिन सुधार के नाम पर में क्या कर सकते थे? ये इतनी जल्दी थोड़ी ना सुधार कर लोगे। लाखों लोग तो सैनिक से वापस आए हैं, करोड़ों लोग तो सैनिक से वापस आए हैं, सैनिक से छटनी हो गई, युद्ध है ही नहीं, काम धंधा है ही नहीं, सारे फैक्ट्री सारे और चीज सब कुछ बंद हो गया है, काम धंधा है ही नहीं। अब बड़े पैमाने पर उत्पादन तो हुआ, वो सारे उत्पादन सब बिखर के खत्म। 1920 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी अच्छी थी। वहां पर यहाँ पर आपको देख रहा है कि एक फैक्ट्री का दिया गया है फोटो आपके बुक में। इसमें देखोगे कि बाहर में एक फैक्ट्री है और बाहर में टी स्टॉल वाली गाड़ियां देखो कितनी सारी हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ चाय बेच रहा है। किसी फैक्ट्री के बाहर इतने चाय बेचने वाले कहीं किसी ने देखा होगा? क्या करते? किसी को काम धंधा था ही नहीं, सब फौज से लौटे थे, मिसाइल और बंदूक की कंपनियों से निकाले गए थे, कोई काम नहीं था। पूरे दिन में 5 कप चाय बिक जाए तो भी एक आध अन्नी पैनी डॉलर आ जाए, काम चला लेंगे, ये हालात थी। एक फैक्ट्री के बाहर देखो सैकड़ों हजार की संख्या में टी वेंडर हैं अपनी अपनी गाड़ी लेकर कि शायद हमारा कुछ कप चाय बिक जाए। तो अमेरिकी हालत फिर भी ठीक थी। अमेरिका की हालत क्यों ठीक थी? क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि अमेरिका की भूमि युद्ध भूमि बना ही नहीं था। क्या नहीं हुआ था? तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उसका देश जो है युद्ध भूमि बना ही नहीं था। यही वजह था। वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका देश, वो भी थोड़े समय के लिए पर्ल हार्बर, वो भी समुद्र किनारे वाला युद्ध भूमि बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसके देश पर कहीं कोई बमबारी हुई ही नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को तहस नहस कर दिया गया। लेकिन अमेरिकी भूमि कभी भी युद्ध भूमि नहीं बना है, इसलिए ये इतना आज तक शक्तिशाली है। इसको किसी भी तरह का विध्वंस का सामना ही नहीं करना पड़ा है। लोग सब ये हालात थे, सिर पर मांस उठाकर बेचते थे। मांस का टुकड़ा, भैंसे का या किसी का भी बड़ा बड़ा टुकड़ा सिर पर रखकर फिर कोई 1 किलो ले लो, आधा किलो ले लो, और खरीदने वाला कोई है ही नहीं। ये हालात हो गए थे। 1914 ईस्वी में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो पता है वेतन दुगना कर दिया गया था। आ जाओ फैक्ट्री में डे नाइट लगाओ तो चौगुना मिलेगा वेतन का, और अभी सीधे कंपनी से ही छटनी करके निकाल दिया, किसी को कोई काम धंधा नहीं है। 1923 तक आते आते अमेरिका, रूस, पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था भी बर्बाद होने लगा। हालांकि अभी भी अर्थव्यवस्था अच्छी थी अमेरिका का। देख रहे हो एक फोटो है। अब आ गया आपका महामंदी। आपको महामंदी पर क्वेश्चन आएगा ही। 1929 में आर्थिक महामंदी आया, जिसको ग्रेट डिप्रेशन इंग्लिश में कहते हैं। महामंदी को इंग्लिश में ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। ये 1929 में ये महामंदी आया। महामंदी के दौरान आपके बुक में देखो एक फोटो दिखाया गया है। एक औरत है, उसके गोद में एक बच्चा है, दूध नहीं है कि उसे पिलाएगी। सामने में एक कटोरा रखा हुआ है और उसमें कुछ नहीं है। बगल में एक बच्चा उसको कंधे लगकर 2 या 3 दिन से भूखा है, कुछ मिल जाए। ये लोग ऐसे ही बैठे तड़प के जान दे देंगे, भूख से तड़प कर जान दे देंगे। ये था महामंदी। महामंदी के दौरान में भारत का बहुत बुरा हाल हुआ। रसिया उस समय थोड़ी तरक्की पर था, लेकिन वहां भी 30 लाख लोग मारे गए थे भूख से। हालांकि आप जानते हो कि प्रथम विश्व युद्ध से तो रसिया 1917 में ही अलग हो गया, हमें रहना ही नहीं है। जब लेनिन आया तो कहा कि हमें विश्व युद्ध में हमें नहीं रहना।
क्योंकि रसिया का जो हालत जार निकोलस ने कर रखा था उसकी तरक्की करानी है और युद्ध में रहकर हम आर्थिक विकास नहीं कर सकते, इसलिए वो निकल गए थे और तरक्की लेनिन के तर्ज पे हो भी रहा था। लेकिन लेनिन तो 27 में ही मर गया था और 29 तक आते आते महामंदी। तब लेनिन के बाद तो वहाँ पर वहाँ का शासक स्टालिन था, उससे उतना नहीं संभला। लेकिन तब भी लेनिन के व्यवस्था में भी 30 लाख लोग मारे गए। हर जगह पर लोग भूख से तड़प कर मर रहे थे। लोग भूख से रोड पर 8-8 10-10 दिन से पड़े थे, उठ नहीं पा रहे थे, जिंदा को चील कौए नोच नोच कर खा रहे थे। ये हालात हुआ। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि आर्थिक महामंदी के क्या कारण थे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। तो पहला लिखना कि पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सारे संसाधन को युद्ध के लिए फैक्ट्रियों और अन्य युद्ध सामग्री बनाने में सारे संसाधन को झोंक दिया गया और जब युद्ध खत्म हुआ तो फिर उन्हीं कामगार रोजगार कर्मचारियों को वहां से निकाल दिया गया और काम धंधा बचा ही नहीं। ये कारण था पहला। दूसरा कारण था कि अमेरिका से पूरी दुनिया कर्जा ले रखा था और अमेरिका वो कर्जा सबसे वापस लेने लगा। ऐसे में हर एक देश के पास कर्जा देने के बाद कुछ बचा ही नहीं। तीसरा क्या कारण था? तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था ये था कि औद्योगिक क्रांति, फैक्ट्री आ गई थी, औद्योगिक क्रांति लग चुका था। तो लोगों को के पास जब काम धंधे नहीं थे, चाहे भारत में या किसी भी अन्य देश में, तो उन्होंने बड़े बड़े काम धंधे शुरू किए। भाई काम धंधा नहीं है तो अपना काम शुरू करूंगा, जब फैक्ट्री से निकाला गया हूं तो अपना काम शुरू करूंगा। तो अपने काम के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने घर के गहने बेचे, उन्होंने घर का जमीन बेचा, पुश्तैनी, उसे बेच करके उन्होंने भी फैक्ट्री लगाई। तो उस समय में फैक्ट्री क्या लगाते, युद्ध खत्म था, अब बंदूक गोली का तो फैक्ट्री लगेगा नहीं। अब फैक्ट्री लगाई गई कपड़ा मिल, और आप जानते हो दुनिया का पहली उद्योग जो है वो कपड़ा उद्योग है। तो सब ने अपना पावरलूम खरीद कर कपड़ा बनाने की फैक्ट्री शुरू कर लिया। कपड़ा बना भी लिया, लेकिन उन कपड़ों को उठाकर जब वो बाजार में गए बेचने के लिए तो वहां पे कोई खरीदार ही नहीं था। तो इनके गहने और जमीन बेचकर जो फैक्ट्री शुरू की थी वो भी पैसा बर्बाद चला गया और यहां माल बिका ही नहीं। बाजार में ट्रक खरे खरे ट्रक सड़ गए और उस पर रखे रखे माल भी सड़ गया। ऐसे में और इस कारण भी, ये 3 कारण था महामंदी का। महामंदी या कोई भी वस्तु बनाने से पहले हमें सोच लेना चाहिए। और वैसे भी महामंदी का आप चौथा कारण भी लिख सकते हो अपनी तरफ से। क्या? महामंदी का चौथा कारण था अर्थशास्त्र की पढ़ाई नहीं होना। अभी तक अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं आई थी। अब अर्थशास्त्र में पढ़ाया जाता है कि जिन चीजों की बाजार में मांग होगी वही चीज ना तुम बनाओगे। अगर कोई चीज बाजार में बिकेगा ही नहीं तो आप वो चीज बनाओगे क्यों? मांग ही नहीं है। ये भी तो देख लो कि अगर हम फ्रिज बना रहे हैं तो फ्रिज खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा है या नहीं? तो फ्रिज क्यों बनाओगे? लोगों के पास है 15,000 रुपए एक्स्ट्रा घर में जमा कि वो आकर के फ्रिज खरीद लेंगे। ये भी कारण था बाबू। तो 4 कारण महामंदी के आपको दे दिए, वो आपको देखना है। भारत और महामंदी को अब देखते हैं कि भारत और महामंदी के बीच में क्या मतलब सीधा कि महामंदी के दौर में भारत की क्या स्थिति थी। भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। औपनिवेशिक काल में तो वैसे ही भारत को में कहीं कोई उद्योग धंधा या कुछ तो इतना था नहीं। इंग्लैंड ने यहाँ पर कोई विकास की नीति तो अपनाया नहीं था। 1928 से 1934 के बीच, 1928 से 1934 के बीच में भारत का आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट घट गया। 1928 से 1934 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। कोई खरीदने वाला था ही नहीं। सब
ये सोचने लगे चलो पटसन उगाओ, चलो कपास उगाओ। सबने कर्जे ली, गहने बेचा अपने घर का और व्यापार शुरू किया और जमीन सूदखोरों के पास गिरवी पर रखा। घर में जो गहने जेवर थे वो सब बेच दिए। सब लिखा हुआ है यहां पर, आप पढ़ना। सब कुछ को बेच करके उन्होंने काम धंधे शुरू किए, लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं। तब उसी समय में 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन भी चल रहा था। और सिविल डिसोबीडियंस के दौरान महात्मा गांधी के साथ भी सब लोग आ गए थे आंदोलन में। कोई काम धंधा वहां भी नहीं कर रहा था। जो काम धंधा किया उनका काम धंधा नष्ट ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अब जब 1931 में तो जैसे कैसे भी करके आर्थिक महामंदी आ गया। और आर्थिक महामंदी के बाद अब क्वेश्चन था कि विश्व में कैसी अर्थव्यवस्था शुरू की जाए ताकि ये ग्रेट डिप्रेशन जैसी चीजें हमें जिंदगी में देखने को नहीं मिले, क्योंकि वो बहुत भयावह स्थिति था। जरा सोचो, आपके पास आज दिमाग है, हाथों में शक्ति है, बल है, और तब भी ना काम मिले, ना खाने को रोटी मिले, क्या स्थिति होगी। और भारत में भी या कहीं में भी शहरों का इतना बुरा हाल नहीं हुआ। गांवों में तो भूख से लाशों की भरमार लगी हुई थी। लोग जंगल और झाड़ियों के जड़ खाकर जिंदा रहते थे, लेकिन वो भी पेट में विभिन्न तरह की बीमारियां देते थे और मर जाते थे। इसलिए जब ग्रेट डिप्रेशन के बाद को हम युद्धोत्तर काल कहते हैं, उसके बाद यह तय हुआ कि एक अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। उसके लिए ब्रेटन वुड्स, वुडरो विल्सन, इन सब को राय ली गई, क्योंकि ये लोग उस समय के दार्शनिक थे। इन्होंने कहा कि देखो, सबसे पहले अगर तुम इस आर्थिक महामंदी जैसी भयावह स्थिति को जिंदगी में फिर से नहीं देखना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरत है कि पहले हर एक क्लास में, तो उन्होंने कहा ब्रेटन वुड्स ने कि हर एक क्लास में अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पहले लगा दो। और दूसरी बात, हर एक सरकार जितनी भी कंपनियां हो उसके लिए वो एक ऑफिस बनाए कि अगर कोई भी कंपनी खोलेगा तो उससे पहले उस कंपनी से उसे सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी, जिसमें सर्टिफिकेट लेने वक्त वो बताएगा कि वो किस चीज की कंपनी या फैक्ट्री खोल रहा है। फिर उस ऑफिस में बैठे अधिकारी लोग उसे नॉलेज देंगे कि अगर आप ये फैक्ट्री खोलोगे तो जो सामान बनाओगे, क्या वह वस्तु बाजार में बिकेगा, वो उसका क्या करेंगे, नॉलेज देंगे। सीधे करके कोई भी वस्तु बनाने लगो, ये तो नहीं हो सकता ना। जरूरी क्या है कि वो वस्तु बिकेगा नहीं। फिर ब्रेटन वुड्स ने यह भी कहा कि सबसे पहले जरूरी है कि हर एक सरकार को अपनी अपनी नागरिकों की आमदनी बढ़ाओ, उनकी तनख्वाह वेतन बढ़ाओ। उस तनख्वाह वेतन जब बढ़ेगा तब वो फ्रिज खरीदने के लायक होगा। तुम उसकी तनख्वाह वेतन बढ़ा ही नहीं रहे हो, उसके पास कोई जमा पूंजी आएगी ही नहीं, तो बताओ कि वो कहां से खरीद लेगा। वेतन बढ़ाओ, फ्रिज खरीद करके फिर वही पैसा वापस सरकार के पास। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वेतन बढ़ा के सारा पैसा उसी के पास छोड़ दो, फिर अर्थशास्त्र के नीति अपनाओ और उसके जेब से सारा पैसा फिर से वापस। अभी आप देख रहे हो ना, तनख्वाह ज्यादा भी है, कम भी है, लेकिन किसी के पास कोई पैसा रहता है। अगर सरकार या रिजर्व बैंक देखती है कि ज्यादा पैसा लोगों के पास इकट्ठा हो गया है, आटा, चावल, नमक की कीमत बढ़ा के सारा पैसा वो खींच लेता है, प्याज और टमाटर की कीमत बढ़ाकर खींच लेगा। लेकिन अगर लोग महंगा चीज खरीदेगा तो उसके लिए उसका वेतन तो बढ़ाओ। अभी भी क्या बात है कि महंगाई से कौन डरता है, नहीं डरना, लेकिन जरूरी क्या है, वेतन तो बढ़ाओ। तो ये सब ब्रेटन वुड्स सब ने उनको दिया। और ब्रेटन वुड्स ने सबसे खास बात कही कि ये जितनी भी मैंने बातें बताई, अर्थशास्त्र की पढ़ाई शुरू करो,
चीजें वही बनाओ जो मार्केट में बिके। अगर मार्केट में सामान बिकेगा तो उसके लिए प्रत्येक देश के सरकार को अपने देश के नागरिकों का वेतन बढ़ाना होगा। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी आर्थिक महामंदी फिर से आ सकता है, यह ब्रेटन वुड्स ने कहा। उन्होंने कहा इस सब से निपटने का एकमात्र तरीका है, वो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण कर दो, यानी कि सारे देश एक पटल, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। सब देश में जाकर सब कोई व्यापार करेगा, कोई कुछ टैक्स नहीं होगा, जिसका सामान जहां बिके वहां बेचे अपना। इस स्थिति को हम वैश्वीकरण कहते हैं। आप लोगों को तो मैंने वैश्वीकरण कई बार अच्छे से डेफिनेशन रटवाया है, और इन्होंने तो याद रखना वैश्वीकरण की शुरुआत किसने की, वैश्वीकरण की सोच सबसे पहले किसने डाली। जैसे ओम लॉ है, ओम्स लॉ, आर्किमिडीज का सिद्धांत, वैसे ही वैश्वीकरण की सिद्धांत किसका है, ब्रेटन वुड्स का है। ये एक महान अर्थशास्त्री थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि अगर तुम्हें तरक्की करनी है, अगर तुम्हें विकास करने हैं और उस विकास को स्थिर रखना है, आर्थिक महामंदी से दूर रहना है, लोगों को भूख से नहीं मारना है, तो वैश्वीकरण ले आओ। और फिर उनके कहने के बाद बहुत सारे कंट्री सब वैश्वीकरण में आ गए। क्या हो गए, वैश्वीकरण में बहुत सारे देश आ गए। भारत कब वैश्वीकरण में आया है, एनईपी के साथ, यानी कि 1991 में। आजादी मिला 1947 में, लेकिन वैश्वीकरण में हम घुसे हैं 1991 में। वो आप लोग 11th में पढ़ोगे कि हम ब्रेटन वुड्स, या चलो ब्रेटन वुड्स ने जब कहा तब तो हम गुलाम थे, इंग्लैंड के अधीन थे, लेकिन जब हमें आजादी मिल गई तो उस आजादी मिलने के बाद क्यों नहीं हम वैश्वीकरण में गए, तो आपको 11th में पढ़ाया जाएगा पॉलिटिकल साइंस में कि किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने अपने अर्थशास्त्री को बुलाया, के.एन. राज को, पीसी महालनोबिस को। तो हमारे देश के अर्थशास्त्री ने यह राय दिया था कि अभी आप वैश्वीकरण में ना जाओ, वरना आपको फायदा नहीं होगा, उल्टे घाटा हो जाएगा। पहले धीरे धीरे आंतरिक रूप से कुछ मजबूती लाओ, फिर हम एंट्री करेंगे। और जब वो मजबूती हमें मिल गई तो हम भी वैश्वीकरण में 1991 में आ गए। तो ये था आपका चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व को भूमंडलीकृत बनना। अब आप लोग समझ गए होंगे भूमंडलीकृत कैसे हुआ, उसके बाद युद्धोत्तर काल में आर्थिक महामंदी क्यों आया, उसके कितने कारण थे, आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स या अन्य साइंटिस्टों ने क्या कहा, ये सब कुछ आप लोग समझ गए होंगे। तो ओके, अब आप लोग इसमें के क्वेश्चन आंसर तो अभ्यास के कर ही लेना, लेकिन एक और बात कि आप अंदर में जाकर के 40 क्वेश्चन निकालो, 50 क्वेश्चन निकालो, उसके आंसर खुद लिखो, एक एक नंबर वाले पर ध्यान दो, तब आप देखना कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ध्यान रहे हमने आपको समरी पढ़ाई है, सारांश लाइन बाय लाइन आप एक बार जाओ और हमारे इस क्लास का सहारा लेकर चलो, अपने आप बनेगा। क्वेश्चन जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको तो हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, और भी 40, 50, 20 से निकलवाएंगे, अभ्यास के कराएंगे। ऑनलाइन के बच्चे भी ध्यान दें कि खुद से क्वेश्चन आंसर निकालने की कोशिश करें। धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक यू।